जी डॉक्टर साहब, तो पिछली किस्त में ज़िक्र हो रहा था कि यहाँ पे आपका थरपारकर में मिट्टी का सफ़र ख़त्म हुआ और जो टेक अवे था मेरे लिए वो ये था कि आपने काम किया और आप एक्नॉलेज करते हैं कि आपका साथ दिया गया सिराजुल साहब की मार्फत, पीटीआई ने, आपका साथ दिया पीपल्स पार्टी ने, अज़रा पलेजो ने। ये बड़ी हिम्मत वाली बातें थी क्योंकि बड़ा मसला ये है कि हम लोग अक्सर तासुबात का शिकार हो जाते हैं और समझते हैं कि हम ही हमें, हमारे अलावा कोई नहीं है। लिहाज़ा हम सिर्फ़ अपनी चीज़ों को बताते हैं, लेकिन आपने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे साथ सबने ताउन किया था और तो बिल्कुल। थोड़ा-सा आप ज़रा किस्से को आगे बढ़ाइए। तो सर हुआ ये कि इस दौरान में जो है ना, जो एक बड़ी अजीब-ओ-गरीब इंकशाफ हुआ मुझ पर, जो मैं चाहूँगा कि लोग इस पॉइंट को ज़रा गौर से सुन लें। जब हम मिट्टी जाना शुरू हुए बहुत ज़्यादा, हर हफ्ते जा रहे हैं, हर हफ्ते जा रहे हैं, हफ्ते में 3-3 दफ़ा भी जा रहे होते थे, ऐसा भी होने लग गया। तो मुझे एक सहाफ़ी, लोकल सहाफ़ी वहाँ के मिले। मुझे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, आप लोग असल थरपारकर में काम क्यों नहीं करते? अच्छा, जी। मिट्टी से हट के कोई हसल सब। मैंने कहा असल थरपारकर क्या होता है भाई? तुम क्या बात कर रहे हो ये? तो उन्होंने कहा कि भाई देखें, पूरी एनजीओज़, 99.9% एनजीओज़ कहाँ काम करती हैं थरपारकर में? मैंने कहा मुझे क्या पता यार, तुम बताओ, आप यहाँ के मकामी हैं, हम तो बाहर से आए हुए हैं, हम तो गैर मकामी हैं, ठीक है? कहने लगा देखिए भाई, थरपारकर उस ज़माने में शायद 6 तहसीलें थीं। तो उसने कहा देखें, आप लोग आते हैं बदीन से, पहले एक कलोई इलाका आता है, कलोई, फिर डीपलो आता है, फिर मिट्टी आता है, फिर इस्लामकोट और नगर पारकर, और आप लोगों का थरपाकर खत्म हो जाता है। मैंने कहा बात तो अच्छा सही ऐसे की ही? उसने बिल्कुल। मैंने कहा फिर आपका क्या फरमाना है भाई? कह लगे थे कि एक दूसरा रास्ता है थरपाकर जाने का, और वो है कि आप ना सुपर हाईवे से जाएं आप। अच्छा। जी जी, और आप वहाँ जाएं, आप मीरपुर खास जाएं, उससे उमरकोट जाएं, उमरकोट से आगे दो बड़ी तहसीलें हैं थरपारकर की, एक का नाम है छाछरो, एक का नाम है डाहली। हाँ, अच्छा जो। मैंने कहा अच्छा। तो नाम मैंने सुना हुआ था छाछरों का, डाहली का नहीं सुना हुआ था। हाँ। तो उसने कहा भाई, थरपारकर की जो सबसे बड़ी दो तहसीलें हैं, वो तो वो तहसीलें हैं। मैंने कहा अच्छा, और इसके अलावा? कहने लगा जी, मुसलमानों की जिन इलाकों में आप काम करते हैं, ये मैं चाहता हूँ कि लोग गौर से सुन लें इस बात को कि देखें होता क्या है, बगैर मालूमात के काम करने के नुकसानात क्या है। उसने कहा जी, जिन तहसीलों में आप लोग काम करते हैं, सारी 100% एनजीओ, उनमें है मुसलमानों की आबादी कोई 50% होगी, 50-50 का रेशो है, हिंदू और मुसलमान। मैं चलो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो हर एक के लिए काम कर रहे हैं। उसने कहा जो इलाके छाछरो डाली है, वहाँ 90% मुसलमान रहते हैं, और बहुत गुर्बत है उन इलाकों में, क्योंकि वहाँ कोई जाता नहीं, कोई एनजीओ काम ही नहीं करती वहाँ पर। मुझे हुई सर बड़ी टेंशन, सच्ची बात बताऊं, मुझे बड़ी टेंशन हुई। मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं आदमी यार। उन्होंने कहा देखिए जी, मिट्टी में क्योंकि प्रेस क्लब है और मिट्टी जो है ना लाइमलाइट में आया हुआ है, तो हर आदमी मिट्टी में काम करता है। मैंने कहा यार ये क्या बात कर रहा है आदमी ये। मैं यहाँ 98 से आ रहा हूँ। अच्छा देखिए, सच्ची बात ये है कि उस जमाने में ना, मैं कोई बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं होती थी मुझे, भाई हम तो सिस्टम में काम कर रहे थे ना, भाई नेमतुल्ला साहब थे, अब्दुल रशीद बेग साहब थे, कराची अलखिदमत थी। तो मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं हर बारे में घुसूँ, बैठ के पूछूँ कि भई ये कौन-सा इलाका है, वो क्या, आप कहाँ काम कर रहे हैं? हम तो सिंपल सा काम कर रहे थे सर। तो हमारी तो ख़्याल था ना कि भई ये लोग टेक केयर कर रहे हैं हर चीज़ की, तो हमारा काम तो फंड लाना है या थोड़ी-सी प्रमोशन करनी है, इस तरह का काम करना है, या कोई आइडियाज़ देने हैं नए-नए। उसके बाद मैं जब वापस आया तो मैंने फिर खूब डिगिंग शुरू की, पढ़ना शुरू किया। मालूमात तो सर देखिए ना, इंटरनेट की वजह से अब हर तरह की मालूमात आपको अवेलेबल हैं। मैंने थरपारकर को अच्छी तरह समझा कि थरपारकर है क्या, लोगों की मईशत क्या है, लोगों के मामलात क्या हैं, मसाइल क्या हैं। इत्तेफाक से इसी दौरान में हमारा राब्ता हो गया। एक साहब है, उनका नाम है शहाबुद्दीन समेजो। ये एक बहुत दूर दराज का इलाका है, डाहली तहसील में, बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के साथ। यानी अगर आप 3 मिनट पैदल चले ना, सर सामने इंडिया का बॉर्डर आया। एक ऐसा गांव है, सखी सयार नाम है उस गांव का। उसके लिए आपको जाना पड़ता है उमरकोट से आगे ना, तकरीबन 2 ढाई घंटे का जीप का रास्ता है, वहाँ जाना पड़ता है। कच्चा रास्ता था, ऑफ ऑफ रोड जो है ना, आप जीप पे जा सकते हैं सर। तो वो मिल गए। वो रहे थे इस्लामी जमीयत, ये जमीयत तलबा अरबिया के नाम से एक जमात की बरादर तंजीम है, उसमें रहे थे वो। सिंध के मोतमिद रहे थे, सिंध के सेक्रेटरी, और कराची के भी नाजिम रह चुके थे। अच्छा। जी जी जी, वो देखें दूर दराज का इलाका, क्योंकि उन्होंने हैदराबाद में जमात के एक मदरसे से पढ़ा था। ये बात मुझे उन्होंने खुद बताई कि भाई देखें, हमारे गांव में ना 5वीं तक का प्राइमरी स्कूल था,
जब प्राइमरी स्कूल खत्म हो गया तो अब्बा ने कहा कि भाई आप किसी मदरसे में चले जाओ, वो पढ़ाई, क्योंकि मैं तो नहीं पढ़ा सकता, स्कूल तो है नहीं यहाँ पर, और मैं उमरकोट के स्कूल भेज के तो नहीं खर्चा बर्दाश्त कर सकता प्राइवेट स्कूल का, तो आप, तो वो इत्तेफाक की बात है, उनकी खुशकिस्मती और हमारी भी खुशकिस्मती कि वो हैदराबाद में टंडोजाम में जमात का मदरसा है, वहाँ आ गया, उनको वहाँ दाखिला मिल गया। अच्छा, मंसूरे वाला नहीं बल्कि दूसरा? नहीं, दूसरा इदारा है सर। वहाँ भी हमने दरख्त लगाया मैं आम के, वहाँ भी बाग लगाया हुआ। देखना है सर इंशाल्लाह जरूर। हाँ। तो वहाँ पे वो आ गए। अच्छा, उन्होंने वहाँ से पढ़ा, ज़हीन स्टूडेंट थे वो, माशाल्लाह वहाँ से उन्होंने पढ़ा भी और बाद में उसी मदरसे के मोहतमिम लग गए सर वो। क्या बात है! हाँ, आप सोचें कि एक बच्चा जो थरपारकर के इंतहाई दूर दराज गांव से आया था, जी। उसने जनाब अली जमात के मदरसे में पढ़ा, जमीयत तलबा अरबिया में रहा, वो मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पे रहा, उसके बाद वो उसी मदरसे में मोहतमिम बन गया वो। ठीक है, वो हमें मिले, जब उन्होंने बताया, हमने कहा यार हम काम करना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं काम करते कोई एनजीओ? उसने कहा डॉक्टर साहब जाहिर है वो कोई दूर दराज का इलाका है, वहाँ कोई प्रेस व्रेस का चक्कर भी नहीं है, ना कोई प्रेस क्लब है, ना कुछ है, और दूर इतना है वो कि वहाँ हर एक का जाना आसान भी नहीं है। तो कोई जो भी एनजीओ आती है मिट्टी में काम करती है, इस्लाम कोर्ट, ये केकड़ा नहीं चलता था उधर? केकड़ा चलता था। केकड़ा चलता, हाँ। तो हमने कहा नहीं यार हमें शौक है, और उसने कहा कि जी छात्रों में ना कुओं में पानी जो है बहुत नीचे निकलता है। मैं कराची में डॉक्टर मिराज के पास गया, मिराज हुदा सिद्दीकी साहब दोस्त हैं हमारे, अमीर असूबा थे। मैंने कहा मिराज भाई यार ये क्या है? तो ज़ाहिर है उनकी मसरूफियात बेशुमार थी, तो उन्होंने इतना गौर नहीं किया उस पर। उन्होंने कहा हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो मैंने कराची अलखिदमत में बात की, हमारे दोस्त राशिद कुरैशी, मैंने कहा कितने कुएं बनाए अब तक? 400 तो हम ही बना के आए हुए थे सर पहले। हाँ। कहने 1500 के करीब बनाए होंगे। मैं कहा छाछरो डाली में कितने बनाए हैं? उसने मुझे बताया अगले दिन उन्होंने कि 15-16 बनाए हैं। तो मुझे सही बात है कि फिर मुझे बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो गई है कि अच्छा भाई उन इलाकों में कोई काम नहीं करता। मैंने वहां पे पूछा साहब से कि भाई कोई राशन बांटने आया, कोई कुर्बानी करता, कुछ आता ही कोई नहीं यहाँ पर। अच्छा जी। एक आँख ओझल पहाड़ ओझल। एक आध एनजीओ थी वहां पर जो कुएं बनाती थी, अल खैर नाम था या क्या नाम था उसका। तो हमने कहा कि यार क्यों नहीं काम होता? उन्होंने कहा कि जी पानी क्योंकि यहाँ ज्यादा ज्यादा डिगिंग करनी पड़ती है, दो तरह के कुएं हैं, एक में जरा कम गहराई पे निकलता है, एक में ज्यादा गहराई पे, और डिफिकल्ट एरिया है। तो चला ठीक है। तो हमने सर वहां पे काम शुरू कर दिया। हमने बहरहाल फिर ये किया कि शहाबुद्दीन समेजो को ना डाहली और छाछरों के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया, और हमने बैठ के डिस्कशन की कि क्या क्या काम हो सकते हैं। तो एक काम तो ये था कि वहाँ आपने देखा, आप तरपाकर खुद भी गए हैं, बताया आपने। एक काम तो ये कि वहाँ ना मैनुअली पानी निकालते हैं कुएं से। वो रस्सी होती है, ऊँट जा रहा जी, है खींच के, और लोग जा रहे हैं 60-60 बहुत फुट की सारे रस्सी लोग। होती है और जी हका जी के जी ढूँढ को जी। जाते हैं जहाँ। उसमें जो है ना जहाँ जहाँ बिजली थी, हमने एक सबमर्सिबल पंप डालना शुरू कर दिया। हुँ। यानी कुआं, उसके साथ एक टैंक बनाया, और सबमर्सिबल पंप डाल दिया उसके अंदर। तो उस जमाने में 25-30 हजार रुपए में ये काम शुरू हो गया कि भाई वो जो एक लंबी लंबी रस्सियां लगी हुई हैं और गधों से ऊँटों से पानी निकल रहा है, औरतें जनाब वो खींच खींच के ले आ रही हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एनजीओ वाले के, देखें जी थरपाकर में तो ये है। वो 25-30 हजार रुपए से वो काम शुरू हो गया। हमने कई सौ कुओं के ऊपर, कई सौ हमने वो लगा दिए अपना सबमर्सिबल पंप। और वो बाद में एक, शायद फिर सोलर भी लगाने लगे वो आप? तो उस वक्त मैं बता रहा हूँ आपको कि छाछरों और डाली में और बाद में और तहसीलों में भी हमने क्या किया, एक टैंक बनाते थे साथ में स्टोरेज के लिए, और सबमर्सिबल पंप डाल देते थे। उसके नतीजे वो जब चक्कर ही खत्म हो गया। वो जो थी ना कोई पानी निकालने के लिए इतनी ख्वारी करनी पड़ रही है, ये करना पड़ा, वो सब खत्म। एक बटन ऑन करें, पानी निकलना शुरू हो जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा वो एक अच्छा प्रोजेक्ट रहा जो बहुत कम पैसों पे लोगों को बहुत बड़ी सहूलत मिलना शुरू हो गई। जी। फिर हमने वहां पर डाहली तहसील में सर कुएं बनते हैं, तो वहाँ हमने, वो कुएं बहुत गहरे नहीं होते, 200 फुट तक के होंगे, 150 फुट तक के होते होंगे, उससे भी कम होते हैं। तो हमने वो कुएं बनवाना शुरू किए। अब तक मेरे ख्याल से हम 700 से ऊपर कुएं बना चुके हैं वहाँ अच्छा! पर डाली तहसील में, 700 से ऊपर। वैसे तो हमने पारकर की तमाम तहसीलों में, यानी कलोई, डिपलो, मिट्टी, इस्लाम कोट, नगर पारकर, डाली और छाछरो, ये 7 तहसीलें हैं इस वक्त। इनमें अब तक दुआ फाउंडेशन के तहत 2015 से आज तक वो 3,500 से ज्यादा पानी के प्रोजेक्ट किए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, ये सबसे बड़ी तादाद है किसी भी एनजीओ की तरफ से। हुँ। उसमें शैलो हैंडपंप है, कम्युनिटी हैंडपंप है, उसमें कुएं हैं, उसमें सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, काफी सारी चीजें हैं। तो वहाँ तो वो मुमकिन है कुछ लोगों को में जानवर-वानवरों को पालने में थोड़ी-सी सहूलत बहुत होगी? ज्यादा सर, बहुत जी। ज्यादा सहूलत हो गई। देखिए उस कुएं से
जानवर भी पानी पीता है, उससे इंसान पानी पीते हैं, वो तो सर बहुत, पानी तो सर जिंदगी है ना जी, जिंदगी में पानी के बगैर जिंदगी का क्या तस्वुर है। बहरहाल मैंने आपसे अर्ज किया, फिर हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी कम आती थी दूसरे एनजीओ से, इसलिए कि हमारा तो वो नहीं है ना, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ज्यादा नहीं है, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है। बहरहाल ये सिलसिला शुरू हो गया, यानी पहली एनजीओ थी दुआ फाउंडेशन, जिसने डाहली और छाछरों में बहुत बड़े पैमाने पे एक्टिविटी शुरू की। फिर हमने जब ईद आई 2015 में ही, तो हमने कुर्बानी वहाँ पे की डाहली में, छाछरों में, डाहली में। और काफी आप हैरान हो गए वहां पर देखें, वहां ना गोश्त खाने का तस्वुर ज्यादा नहीं है, इसलिए गुर्बत बहुत ज्यादा है। तो आमतौर पर शादी ब्याह के मौके पे, या अब जब हमने कुर्बानी का सिलसिला शुरू किया, तो इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से, या कोई जानवर बीमार होने लगता है तो उसको कुर्बान कर देते हैं, जाहिर है क्या करेंगे वो। वरना अदरवाइज जो ना उनका जो खाना होता है बड़ा सिंपल होता है, उसमें गोश्त वो शामिल नहीं होता सर, सब्जी भी बहुत कम होती है, बहुत ही सिंपल सा खाना होता है। हमने जो कुर्बानी की वहां पर बकरीद पे, हमने अपनी पर्सनल कुर्बानी भी वहां पे की, जाहिर है। तो अब क्या हुआ कि जी जब उन्होंने, जाहिर है खाना पका, दोपहर में लाके रखा गया, तो दो अजीब सी चीजें नजर आई मुझे अच्छा। उसमें, जो मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की हाँ, थी। हाँ। एक तो गोश्त के जो बर्तन था ना सर, उसमें उसमें आंख पड़ी हुई, दो तीन आंखें। तो मैंने कहा यार ये क्या है भाई। तो मैं पूछा उनसे, शाह भाई से, क्या ये क्या है भाई, गलती से हो गया क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं हम तो खाते हैं आंख। तो मेरे लिए एक अजीब सा वो था कि यार आंख कैसे खा सकता है आदमी। हमें नरगिस का दस्ता दस्ते गैर से क्यों भेजा? अगर आंखें दिखाना थी तो अपनी आंख से दिखलाते। अच्छा, फिर मैंने बाद में कंफर्म किया, हमारे मतलब दोस्त कि हैं वैरायटी डॉक्टर, थी उनकी है। डॉक्टर मोहम्मद खालिद जो है ना, गार्निशिंग करते थे आंख उनसे से। मैंने पूछा कि यार ये क्या अरब जो है वो आंख भी खा लेते हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ यहाँ तो खाते हैं कुछ लोग जो है ना, अच्छा, आंख जो है मतलब वो। सिर्फ गार्निशिंग नहीं थी बल्कि। नहीं नहीं सर, खाया बाकायदा उन्होंने, खा लिया सर हमारे सामने, मुझे तो उबकाई सी आने लग गई थी। सही बात यह है कि मुझे अजीब सा लगा ना सर फर्स्ट टाइम। हाँ। और दूसरी चीज ये कि दांत है ना, दांत जानवर के दांत दांत, वो भी उसमें, मतलब उन्होंने जो गोश्त काटा था तो उसमें पूरा जबड़ा जबड़ा सब काट दिया था। दांत भी, यार खुदा का खौफ करो यार, ये कौन सा तरीका है भाई कि दांत भी तुमने डाल दिया, तुमने आंख भी डाल आप ये दी। देखिए कि गोश्त कितनी कदर थी उनके पास, अल्लाह कि अकबर। कोई हिस्सा भी उनके लिए बेकार नहीं था। बहरहाल तस्लीम भाई, यकीन करें वहाँ जो लोगों की डाइट है ना, लोग हम्म। इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो लोग क्या और खाते गालिबन वो जो वहाँ की जड़ी बूटियां होती हैं, हैं। मुख्तलिफ किस्म की है। सर वो बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात भी हैं उनमें से कुछ, हाँ। वो मैं दूंगा अब आगे चल के। देखिए, लोगों को ना अंदाजा नहीं है भाई, थरपारकर का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ना पाकिस्तान में, जो सबसे कम है ना, सबसे कम, कुछ आवारान वगैरह का है, बलूचिस्तान के कुछ अजला हैं, और सिंध में, थरपारकर पाकिस्तान के गरीब तरीन अजला में है, ये ध्यान में रखिए आप। मैंने शहाब समैयो से पूछा कि थर के लोग नाश्ते में, खाने में क्या खाते हैं आमतौर पर। कहने भाई हम सुबह उठते हैं, चाय की एक प्याली पीते हैं, और अपने अपने लोग कामों पर निकल जाते हैं। औरतें पानी भर रही हैं, दूध निकाल रही हैं गाय का, ये कोई 11-12 बजे के करीब जो है ना, एक ब्रंच टाइप की चीज होती है, उसमें रोटी होती है और चटनी होती है आमतौर पर, चटनी, किसी चटनी, वो प्याज लहसुन ये इस तरह के मिला के ना कूट के बना लेते हैं जनाब। और नमकीन लस्सी होती है, क्योंकि हर घर में बकरियां तो होती हैं, तो नमकीन लस्सी होती है, छाछ जिसे कहते हैं। मैंने हम्म। कहा अच्छा, सब्जी वब्जी? तो कहने लगा कि जी वो एक चिब्बड़ होता है, वो एक छोटा खरबूजा टाइप का होता है सर, उधर वो सालन होता है, और एक आध चीज और होती है, या कुछ उमरकोट से चीजें आ जाती हैं कभी कभी सब्जी, तो वो हम ले लेते हैं। रात के वक्त, रात को भी यही खाना होता है। यार क्या बात कर रहे हैं आप? तब मुझे अंदाजा हुआ कि इतने कमजोर लागर से किस्म की औरतें और ये जो मामलात हैं क्या असल में। एक चीज उन्होंने बताई कि हमारे पास एक संगरी होती है, संगरी की सब्जी होती है, तो एक तरफ दरख्त होता है, दरख्त होता हम्म। है एक, वो दरख्त जो है ना, जिंड कहते हैं पंजाब में उसको, यहाँ पर संगरी का दरख्त भी कहते हैं उसको, और भी कोई नाम है उसके। वो थर पारकर का खिजड़ी भी कहते हैं, राजस्थान के अंदर, राजस्थान का कौमी दरख्त है उस पर ना एक फली लगती है। वो फली यहाँ बहुत महंगी बिकती है कराची में, वहाँ तो खैर 80 रुपए के केजी बिकती है वो। तो वो जब मौसम उसका आता है अप्रैल मई में शायद, तो वो सब्जी मिलती है आपको। इसके अलावा वहाँ पर जो है ना, ये जो ग्वार, ग्वार की फली जो है ना सर, ये उनकी मानसून सीजन की फसलें हैं, ग्वार उनकी मेन क्रॉप है। तो ग्वार की फली बड़ी ताज़ा फली होती है, बड़ा उसका अच्छा टेस्ट होता है, उसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है उसका। तो वो खा लेते हैं, या फिर ज़ाहिर है उमरकोट, वो हर चीज़ के लिए ना उमरकोट पर डिपेंडेंट है वो। उमरकोट के मार्केट से चीज़ें जाती हैं वहाँ पर, तो ज़ाहिर है ट्रैवलिंग बहुत होती है, तो महंगी हो जाती है चीज़ वहाँ जाके, उसकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट काफ़ी होती है। तो आमतौर पर सर गुर्बत बहुत ज़्यादा है, उनका जो मेन डिपेंडेंस है, सर पारकर की जो मईशत है ना सर,
उसका सारे का सारा इन्हिसार दो चीज़ों पर है। एक तो मानसून सीजन में जो बारानी एग्रीकल्चर है, उसमें भी एक दो फसलें होती हैं, दो या तीन फसलें होती हैं। एक तो ग्वार है, और एक बाजरा है, और एक तीसरा जो है ना वो मूंग की दाल है। ये तीन चीजें लगाते हैं वो लोग, ये मानसून की फसलें बारानी हैं। इसमें, हाँ। तो इसके अलावा दरख्त है कुछ, मैंने बताया आपको, ये जो खेजड़ी का जी, जी, दरख्त है, जी। इसमें संगरी लगती है। और कुछ जो है ना चिब्बड़ नेचुरली, वहाँ तरबूज नेचुरली हो जाता है। तरबूज जो है ना, बीज लोग फेंक देते हैं, वो साल हर साल से तो तरबूज होते हैं, उनके एक सालन बनाते हैं। वो तरबूज को पकने से पहले वो सालन बना के भी खाते हैं उसका एक। तो ये उनकी बहुत सिंपल सी लाइफ है ऐसा कि आपकी ये बातें बड़ी अहम है, और मैं तो यकीनन इन बातों को हाँ, अपने पोता-पोती को ज़रूर सुनाऊँगा और छोटे बच्चों को सुनाऊँगा कि इनको ये लाइफ का ये एंगल मालूम होना चाहिए कि ज़िंदगी है क्या? इनके लिए तो आजकल की जो नस्ल है, अच्छे से अच्छा मँगाओ, हमें ये पसंद नहीं है, हमको वो पसंद नहीं है। और लाइफ वो है कि जहाँ पे नाश्ते का तस्वुर ही नहीं है, ऐसे ही है, बिल्कुल सर ऐसे ही है। बहुत बहुत दिन उसकी और जो असल गोश्त में नहीं देखें, खाते लोग, सब्ज़ी नहीं। होता क्या है देखें, तस्लीम तस्लीम भाई, क्या मुर्गा-मुर्गी भी नहीं पालते वो लोग खाने के नहीं लिए? तस्लीम भाई देखें, होता क्या है कि कराची से लोग एक दिन दो दिन के जाते हैं ना, वो बेचारे मिट्टी के मार्केट घूमते हैं, कहते हैं बड़े खुशहाली है। जिस तरह बाज इंतहाई अहमक लोग जो है ना, मुझसे कहते हैं कि जी कराची में तो बड़ी खुशहाली है, आप लोग खामखा की बातें करते हैं। और मैं लकी वन मॉल गया था, भरा हुआ था, और सुपर हाईवे के रेस्टोरेंट भरे होते हैं। कि यार आप औरंगी टाउन जाएं, आप लांडी जाएं, कोरंगी जाएं, आप सुजानी टाउन जाएं, आपको क्या पता कि गरीब कैसे गुजार रहा है जिंदगी। आप ये 3 करोड़ की आबादी में एक मॉल चले गए, दो मॉल चले गए, होटलों में चले गए, वहाँ कितने होते हैं, चंद हजार लोग होंगे ना सर, चंद हजार लोग होंगे, उसका 3 करोड़ लोग कैसे रह रहे हैं भाई, पता तो करो। तो खैर लोग तो सुपरफिशियलिटी बहुत है सर, सतहियत जो है ना माशरे में बहुत ज्यादा है। वैसे तो मुझे याद है कि मेरे ताया थे डॉक्टर मुशीर उल हक शहीद मरहूम, जो शहीद हो गए थे कश्मीर के अंदर ये। तो जब वो कराची आए थे तो ज़ाहिर है बादशाह साहब थे, तो उनकी बड़े-बड़े इलाकों के अंदर जो है ना वो लोगों ने उनको इन्विटेशन भेजे थे, गए थे डिफेंस यहाँ-वहाँ, और वो बेपनाह मरूब थे कि कराची कितना खुशहाल है। मैंने कहा बड़े बाप ऐसा करें आप मेरे साथ मोटर बाइक पे बैठे। तो फिर मैंने उनको ले गए ये कस्बा कॉलोनी, औरंगी टाउन, ये मैंने कहा कराची ये है। अब कराची जो है ना वो सोसाइटी और डिफेंस नहीं है, असल कराची है। फिर मैंने उनको वो दीवार दिखाई, मैंने कहा दीवार को आप इस साइड से देखते हैं 4 फुट की दीवार है। क्यों? इसलिए लोग इस पर बैठ के फारिग होते हैं, पीछे ढेर है पूरा इसका ये। बहुत बुरा हाल है तो सर। बहुत बुरा हाल है कराची का, बहुत बुरा हाल है। बहरहाल सर फिर ये हुआ कि हमने तो बहरहाल काम शुरू कर दिया। अच्छा, एक जो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, अ, बल्कि दो ऐसे काम है जिनको मैं समझता हूँ कि जी बहुत बड़े पैमाने पर होना चाहिए। एक तो ये कि हमने ना कुछ लोगों को बकरियां देना शुरू कर दी। अच्छा। हाँ, हमने क्या किया, लोगों से पैसे लिए और एक साहब को 3 बकरियां दे दी, 3 बकरियां। हुँ। आप यकीन करें कि 2 साल के बाद उनके हालात बिल्कुल बदल गए। दूध घर में मिलना शुरू हो गया, देखें दूध घर में नस्ल। मिलना शुरू हो गया, बकरियां बच्चे देंगी ना सर, वो हाँ। बच्चे वो बेच दिया करते थे वो। तो माली तौर पे इस वक्त तो पूरा हर्ड है उनके पास, और ये एक दो नहीं है, ये 50 60 100 के करीब ये है लोग हैं काम करने के, शुतुरमुर्ग का जिनको गोश्त चढ़ाना हम मसला नहीं तीन है। तीन उनकी मर्जी सर उनका शुतरमुर्ग उनकी मर्जी। मैं तो खैर तनकीद नहीं करता किसी भी इस नहीं, नहीं तरह सही की। है, मैं कह उनको रहा हूँ अच्छा ये भी लगता तो है है सर, ना काम उनकी करने के। मार्केटिंग बेसिकली सर वो क्या है कि वो तो एक शोहरत के लिए है ना, कि उनकी चलिए उनको हम छोड़ ऑर्गेनाइजेशन देते को, हैं। उनकी हाँ। ऑर्गेनाइजेशन को बहुत लोग जानते हैं, बहुत बड़ा काम हो रहा है, जी, जी, जाहिर जी। है लेकिन बहुत अच्छे ये काम भी काम भी हो रहे करने हैं। चाहिए कि भाई देखिए, थर पार्कर में ना अगर एक आदमी को आप 3 बकरियां दे देते हैं, 3 बकरियां या एक गाय दे देते हैं, तो वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा सर। क्या बात है, क्या बात है! सैकड़ों लोग हैं जिनको हमने 3 3 बकरियां दी हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास पूरे पूरे रेवड़ हैं। और वो अब माशाल्लाह किसी से भी पैसे नहीं मांगते, अब वो राशन की लाइनों में नहीं लगते। तो मैं समझता हूँ कि छोटा सा काम था, और ये आज भी देखें, ये अभी करने के काम है। अभी भी लोग मुझसे राब्ता करते हैं बाज़ औक़ात, तो 25-25 हज़ार की एक बकरी आती है, 75,000 रुपए में कोई ज़कात देते, क्योंकि मुस्तहिक़ लोग होते हैं ना, तो वो आदमी चंद साल में 1-2 साल में अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। खैर, दूसरा सर काम क्या हुआ कि 2015 की बात है ये, 2015 के एंड की, सितंबर वगैरह की, कि हम मैं परेशान हो गया था, यकीन करें, थरपाकर जाके ना हम बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते थे। मैं कहा था यार 98 से मैं आ रहा हूँ, हालात तो वैसे की वैसे ही हैं, सिर्फ सड़कें बन गई हैं, कुछ स्कूल खुल गए हैं, कुछ कॉलेजेस बन गए हैं। अदरवाइज़ गरीब आदमी तो सर आज भी वैसी के वैसी है। देखिए लोगों को मालूम नहीं है कि थरपारकर के हर घर से एक आदमी कराची या हैदराबाद में मुलाज़मत कर रहा होता है, हर घर से। लोग कहते हैं थरपारकर के लोग काम नहीं करते, सिंधी बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। भाई कुछ भी नहीं है सर, ये सारा प्रोपेगेंडा है, झूठ है ये। थर पार्कर से हर घर से एक आदमी, इवन हमारा जो ऑफिस है ना, आप आज चले जाए वहां पर भी जो ऑफिस बॉय है वो थर पार्कर का है।
बिल्कुल जैसे थरपारकर चमन से है, मेरे ख्याल है चमन की सर मुकामी आबादी चमन में इतनी कम है जितनी कि कराची में है। थरपारकर का हर आदमी, क्योंकि वहाँ रोजगार ही नहीं है, रोजगार तो सिर्फ 2 चीज़ों में है ना सर, बारानी एग्रीकल्चर, वो साल में 1 दफ़ा होगी, बाकी उनके जो मवेशी वानी है, वो हर एक के पास तो मवेशी नहीं है ना। हुँ, तो थरपारकर से हर आदमी, आपको जितने रास्ते में पेट्रोल पंप मिलेंगे, होटल मिलेंगे, सब पे जो है ना, जो लोअर स्टाफ है, वो थरपारकर का होता है। हुँ, यहाँ कराची में काम भी कर रहे हैं, कुछ सरकारी मुलाज़मतों में भी होते हैं लोग, वहाँ कुछ दुकानदारी भी कर रहे हैं, देखो वो तो मिट्टी में होगी ना सर, कुछ हाजिरों के शहर में होगी, हुँ। बाकी क्या है? तो अल्टीमेटली क्या है कि जी फिर हमने सोचा कि यार कुछ ऐसा काम यहाँ शुरू किया जाए, जो इनकी मईशत को बेहतर करे। अच्छा, जी, ज़ाहिर 2015 में, क्योंकि सर काफ़ी हम लोग ना बैठ के मीटिंग्स करते थे बार-बार कि यार करना क्या चाहिए? हम क्या करने के लिए आए हैं इधर? राशन बाँटने के लिए, कुर्बानी करने के लिए? ये कब तक चलेगा मामला भाई? अल्टीमेटली क्या हुआ, वहीं के एक मकामी साहब थे जिनका ताल्लुक भी जमात-ए-इस्लामी से ही है। उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर साहब, यहाँ कुछ इलाकों में ना लोग ज़मीन से पानी निकाल के एग्रीकल्चर करते हैं। एक कस्बों का इलाका है नगर पार्कर में, वो पहाड़ी जैसा इलाका है। तो अगर आप यहाँ ये कर सकें, मैंने कहा हाँ यार, अच्छा मेरा ताल्लुक एग्रीकल्चर से तो बिल्कुल भी नहीं था ना सर, हम तो शहरी लोग हैं ना। परंतु आपकी शनाख्ती एग्रीकल्चर वो मेरा सर फैमिली बैकग्राउंड में, ज़ाहिर है इंडिया हाँ, में ना मेरी वालिदा की जो फैमिली थी उनकी बहुत ज़मीनें थी। भाई बताते हैं मुझे, मैंने खुद तो नहीं देखा, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी वालिदा जो है ना ज़मीनों का हिसाब-किताब रखती थीं और काफ़ी यानी एक्टिवली इन्वॉल्व थी उसमें। तो हो सकता है जीन्स में आ गई हो कुछ एग्रीकल्चर जो है। उन साहब का नाम है अरबाब गुल हसन, ठीक है अरबाब ना? गुल हसन जी, साहब वो जो है। मंसूरा हालाँ के पढ़े हुए हैं वो भी। हुँ, उन्होंने कहा कि जी, तो मैंने कहा तुम एक काम करो, ज़मीनें तो बहुत है लोगों के पास, आबाई ज़मीनें भी हैं, सरकारी भी हैं, ज़मीनें ज़मीनें सर थरपारकर जो है ना 20,000 मुरब्बा किलोमीटर तकरीबन उसमें सही फैला हुआ बात है। सहरा है, आबादी है 17 लाख। हाँ, जहाँ तक तो चले जाओ वही तुम्हारी ज़मीन है। सर बिल्कुल, तो मैंने कहा कि यार तुम किसी से बात करो और हम जो है ना वहाँ लगा देते हैं, एक ट्यूबवेल लगा देते हैं। उन्होंने एक साहब से बात की, वो साहब, ये भी मैं चाहूँगा कि लोग तवज्जो से सुनें, वो साहब जो है ना अ, जंगली जो कीकर होता है, कीकर, जी, जी, जिसको जी। जिसको ये लोग वहाँ पर ये आप ग्रीन जो झाड़ियों वाला कीकर होता है ना सर, वो उसकी लकड़ियाँ काट के वो बेचा करते थे। वहाँ पर जो है ना उसकी मोटी लकड़ियों से कोयला बनता है, छोटी-छोटी भट्टियाँ होती हैं, देवी कहते हैं ये लोग इसको सिंध में, इंटीरियर सिंध में देवी का झाड़ी कहते हैं उसको। उससे उनको 9-10 हज़ार महीने के मिल जाते थे। अली मोहम्मद लुंड नाम था उनका। उन्होंने अली मोहम्मद लुंड से हमारी मुलाकात कराई, तो मैंने उससे कहा कि यार तुम, अगर तुम्हें तुम्हारी ज़मीन के ऊपर वो लगा दें अपना ट्यूबवेल तो तुम काम करोगे? उसने कहा साईं ज़मीन का पानी तो ज़हरीला होता है। हैं? हाँ, तुम्हें किसने कहा भाई? तुम लोग जो पानी पीते हो, हाँ, तो बहुत मैं नहीं, इजाज़त से सुनी बात थी, तो हाँ। फसल कैसे होगा उससे? मैंने कहा तुम पानी पी रहे हो ना उसी का पानी, तो पी रहे हो भाई तो फसल क्यों नहीं होगा? तो उसने कहा कि हाँ हो, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं करता काम ये, उसने ये कहा। मैंने कहा तुम शुरू कर दो यार। भाई तुम लोग जो है वो मानसून सीज़न में तो लगाते हो ना फसल, तो फसल लगाना तो आपको आती है, हुँ, ठीक है ना? हुँ। अब ये है कि जी हम आपको ट्यूबवेल लगा देते हैं, आप इस पे काम कीजिए और जो फसलें थोड़ी बहुत, अब यार देखिए सर इंटरनेट की वजह से एक तो आसानी तो हो गई है ना, कि अगर आप पढ़ना चाहें, समझना चाहें तो गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, यूट्यूब पे हर चीज़ मिल जाती है। तो मैंने फिर राजस्थान की वीडियोज़, इसराइल की वीडियो देखना शुरू की कि भई ये जो सराई इलाके हैं इनमें क्या फसलें लगती हैं, यानी अदर देन मानसून सीज़न। तो पता चल गया कि गंदम लगा लें आप सरसों लगा लें आप, बहुत सी चीज़ें हैं। यानी दानिश आपने हासिल की हिंदुस्तान के तजुर्बे से और इसराइल के तजुर्बे से। एग्ज़ैक्टली सर, इल्म जो है वो थरपारकर मोमिन की जो है ना गुमशुदा मिराज है ना मीरास वो, है जो है। इल्म बिल्कुल जी, हाँ। हासिल करने में क्या है? हाँ, तो इसमें हमारा जो एटम बम है वो भी तो हॉलैंड से आया है ना सर पाकिस्तान में। सही है, हाँ। इल्म के हवाले से तो कभी अच्छा भी माशाअल्लाह। ताज्जुब होना नहीं चाहिए। बहरहाल फिर हमने उनको एक ट्यूबवेल लगा दिया। जो पहला ट्यूबवेल लगाया हमने, जो पहला एग्रो फार्म बनाया ना, इसकी रकम भी अमेरिका में वो जो नीलम अब्बास की फैमिली थी, उन्होंने पैसे भेजे हमें और हमने उससे पहला ट्यूबवेल लगा दिया। अच्छा, मेरे ज़हन में भी था कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, क्या होगा? चले तजर्बा है ना भई, नाकाम हो जाएगा या कामयाब हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सर 6 महीने के बाद वो सरसों की फसल लगाई उन्होंने, उनको हमने बीज प्रोवाइड कर दिया, थोड़ी-सी खाद-वाद दे दी। 6 महीने के बाद उस शख्स के पास 1.5 लाख रुपए आए। डेढ़ माशाअल्लाह, लाख रुपए। माशाअल्लाह, जो माशाअल्लाह। आदमी जो आदमी सर महीने के 9,000 रुपए कमाता था, उसके पास पहली ही फसल से 1.5 लाख रुपए आ गए। उस वक़्त 2000, तो ये बदल बात गई ना है, दुनिया अब तो। तो बदल गई दुनिया। ये बात है यानी सितंबर में हमने प्रोजेक्ट किया 2015 में और ज़ाहिर 2016 के शुरू में उसके पास, अब तो माशाल्लाह वो एक बहुत ही खुशहाल आदमी है, उसका अपना पक्का मकान है, उसके पास मोटरसाइकिल है, उसने 2 खानदानों को, जो कोली होते हैं ना सर, उनको रखा हुआ है अपनी ज़मीनों पर
माशाल्लाह सर, बेपनाह अल्लाह ताला ने फजल फरमाया। फिर हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। मैंने कहा यही तो कर रहे हैं काम है। उसके बाद हमने फिर मुख्तलिफ तहसीलों में जो है ना ये एग्रो फार्म बनाना शुरू कर दिए। पहले हम शुरू-शुरू में जो हमने एग्रो फार्म बनाए सर, उसमें जो है ना हम क्या करते थे, बोरिंग कराई, 2-3 बोरिंग्स कराई, हमने टैंक बनाया, उस पर हमने बाज़ औक़ात सबमर्सिबल पंप लगाया, बाज़ औक़ात हमने एक पीटर इंजन होता है, उससे पानी निकाला, वो 4 इंच का 6 इंच का थ्रूपुट लेकर और उसके बाद फ्लडिंग के ज़रिए हम पानी दिया करते थे लोग। और हमने कलोई में, डिपलो में, नगर पार्कर में, इन जगहों पे हमने फिर अल्टीमेटली 2016 में हमने डाहली में भी काम किया। दाहली में जो हमने काम किया, उसकी डेप्थ थी तकरीबन 450 फीट। हमने 1 फीट का बोर कराया बहुत बड़ा-सा और 450 फीट का वहाँ पे हमने सोलर सिस्टम लगाया और उसके बाद फिर पानी निकला। पानी का तकरीबन कुछ 2000 के लगभग टीडीएस था। उससे हमने बहुत सी फसलें उन्होंने शाप समझो का अपना ही ज़मीन थी अपनी वो। माशाल्लाह कपास, गंदम, इसबगोल, सफ़ेद ज़ीरा, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें सर, मुख्तलिफ सब्जियाँ, खरबूजे, तरबूज, भिंडी, यू नेम इट। सिर्फ करने तो के काम यही थे सारे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम जो है ना 65 के करीब एग्रो फार्म लगा चुके हैं, लोगों को दे अच्छा, चुके हैं। जी, जी। 65। लेकिन सर 65 तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ। इसके नतीजे में हुआ है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया एग्रो हुँ। इसका, सोलर ट्यूबवेल्स का। फिर ये हुआ कि लोगों ने अपने तौर पे हाँ, वही मैं एक लोगों ने सवाल अब में था देखे कि ना एक आदमी जब एक कराची सक्सेस में स्टोरी आ गई तो दूसरा भी तो हिम्मत पकड़े ना सर कि एक आदमी कराची में काम करता है किसी बंगले में, उसने आके जी मेरे गाँव में तो ये काम हो रहा है तो आप हमें तो सेठ ने कहा चलो यार तुम अपने हाथ में लगा लो। हाँ, हाँ। मैं आपको इसमें सर एक इंटरेस्टिंग वाकया सुनाऊँ। हाँ, हाँ। ये जो हमने जो डाहली में जो 450 फुट की बोरिंग कराई ना, इसमें कोई 7.5 उसका जो है एचपी का पंप डाला। बहुत बड़ा इतना बड़ा पंप था वो, बहुत चौड़ा-सा। क्योंकि हम उसमें 1.5 इंच का पानी लेना चाह रहे थे। एक दिन मुझे वहाँ से फ़ोन आया, जब वहाँ फ़ोन भी बड़ी मुश्किल से होता है, किसी टीले पे जाके फ़ोन करना पड़ता है उनको, टेलीनॉर का सिर्फ चलता है सिर्फ वहाँ पर। मुझे फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब वो पंप फँस गया नीचे। अच्छा, कैसे फँस गया? पता नहीं कसम क्या हुआ? पंप फँस गया जनाब वो। अभी वो बातचीत चल रही थी, धड़ाम करके एक आवाज़ आई पीछे से। कि गिर गया। उन्होंने कहा पंप नीचे गिर गया। मैंने कहा पंप नीचे गिर गया? अच्छा मैंने सुना हुआ था कि पंप अगर गिर जाए ना सर निकालने का कोई तरीका नहीं हाँ, होता हाँ, उसको। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने कहा यार लाखों रुपए बर्बाद हो गए, पंप नीचे गिर गया यार, ये क्या हो गया? उसके बाद जनाब अली हम सब बैठे हुए गम में कि यार ये लाखों रुपए की बोरिंग थी हमारी वो तो गई, पंप नीचे गिर गया जनाब से है ना। भैंस गई पानी में। ओ सर बड़ी यकीन करें बड़ी शदीद टेंशन। या जिन लोगों से पैसे लिए हुए थे उनको हमने क्या जवाब देंगे। दूसरी बात हमें खुद परेशानी हो रही है कि प्रोजेक्ट नाकाम हो गया। वो हमारे आमिर खान जो है ना उन्होंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया, यहाँ फ़ोन, वहाँ फ़ोन। आखिर में कुछ लड़के उनको मिले जिन्होंने कहा कि जी हम ये काम कर देंगे, पंप निकाल देंगे हम आपका। अच्छा। सर उन लोगों को लेके हम बलोच लड़के थे वो बड़े हेवी वेट किस्म के बॉडी बिल्डर टाइप के। उनको लेके हम 3 दफ़ा डाली गए 3 दफ़ा। वहाँ सुबह से शाम तक कोशिश करते रहे, 2 दिन तक नाकाम। नेक्स्ट विज़िट में दोबारा कोशिश करते रहे, नाकाम। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। पता नहीं क्यों एक सबके दिल में था कि नहीं यार इस करना पंप को है। निकालना है बस किसी तरीके से। हाँ। तो थर्ड टाइम जो है ना सर, थर्ड टाइम हम गए और 2 दिन वहाँ रहे, 2 दिन। उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें बनवाई जाके, ढूँढा वहाँ पे कोई ये जो काम करते हैं ना वेल्डिंग वगैरह का, उससे कोई वो बनाया, वो डालते थे और वो एक चेन कुप्पी लगाई उन्होंने 3 टन हाँ। वाली, फिर 5 टन वाली लगाई सर, 5 ये पता नहीं 8 टन की कौन-सी ऐसा बताया उन्होंने कि ये 8 हाँ। टन वाली कुप्पी है, अब लगाएँगे। अल्टीमेटली जब आखिरी अटेम्प्ट थी, शाम हो रही थी शाम, हम सब मायूस हो चुके थे। तो मैंने उससे कहा कि यार अब जो है ना तुम आखिरी अटेम्प्ट करो, निकल गया तो निकल गया वरना इन्ना लिल्लाह पढ़ लेंगे यार। उसने कहा ठीक है जी। उसने जनाब वो 8 टन वाली उन्होंने वो लगाई अपना चेन कुप्पी और उसको खींचना शुरू किया। आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता बड़ी बड़ी ताकत लगानी पड़ रही थी बहरहाल। आहिस्ता-आहिस्ता बहरहाल वो क्या हुआ सर पंप बाहर आ गया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आप यकीन करें तस्लीम भाई हम सबकी खुशी का अंदाज़ा नहीं कर सकते आप। आई कैन वो पंप अंडरस्टैंड। बाहर आ गया, फिर उसमें नया असल में उसका जो पाइप था ना प्लास्टिक वाला जो था हाँ, रबर का, हाँ, वो हाँ। उसके साथ वो हो गया था, रोल हो गया था। तो वो जगह ही नहीं थी निकलने की। बहरहाल खैर वो पंप निकल आया, फिर हमने सोलर लगाया वहाँ पर।